नमस्कार, आप सभी का स्वागत है कॉर्पोरेट रडार में, जहां पर हम रोज बरोज बातचीत करते हैं एक मैनेजमेंट से, जानते हैं कंपनी की विस्तार योजनाएं, किस तरह के नंबर्स हैं और आने वाले समय में क्या प्रेडिक्शन है, कैसे ग्रोथ को देख रहे हैं। आज भी हम एक मैनेजमेंट से बातचीत करेंगे, उनसे भी कंपनी की विस्तार योजना और चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले बार बाजार देख लेते हैं कि मार्केट्स के अंदर कुछ अपटिक्स जरूर आए हैं। निफ्टी 10,041 के स्तरों पे कामकाज कर रहा है। इनफैक्ट 10,048 निफ्टी का आज का हाई है और बाजार में कुछ खरीदारी जरूर आई है, लेकिन अभी भी अपने हायर लेवल्स के आसपास नहीं है। इसके अलावा सेंसेक्स करीब 32,429 के स्तरों पर भी कामकाज कर रहा है। यहाँ पर भी बाइंग देखने को मिली, रफली 120 अंकों की बढ़त यहाँ पर भी देखने को मिली है। क्लियर कट आज मार्केट में जो परफॉर्मर है वो है मेटल, करीब 1.5% ऊपर कामकाज करते हुए मेटल इंडेक्स टाटा स्टील लीड कर रहा है। इसे 3% की बढ़त यहाँ पर भी देखने को मिली है। L&T नंबर्स के बाद करीब 2.5% ऊपर ये भी कामकाज करते हुए। इन्फोसिस में अभी कुछ देर पहले बाइंग आई है और ये भी अब करीब 2.5% ऊपर कामकाज कर रहा है। 1020 का लेवल देखने को मिल रहा है। मेटल का ही दूसरा नाम है वेदांता, करीब 2% ऊपर है, 168 रुपए के स्तरों पर ये भी कामकाज कर रहा है। एक अच्छी तेजी यहाँ पर भी है। ONGC ऑयल एंड गैस से आउट परफॉर्मेंस देता हुआ करीब 2% ऊपर, 170 रुपए के स्तरों पर ये भी है। कोटक महिंद्रा बैंक, ICICI बैंक, आयशर मोटर कुछ और ऐसे नाम है जहां पर खरीदारी देखने को मिली है। अगर आज बाजार की गिरावट वाले शेयरों की बात करें, कि लूजर्स की बात करें, तो फार्मास्यूटिकल स्पेस है जहां पर तेज बिकवाली आज देखने को मिल रही है। आप सभी फार्मा शेयर देखेंगे कि निफ्टी की अगर जो लूजर देखेंगे तो पहले 3 लूजर ही फार्मास्यूटिकल है। सन फार्मा 3% नीचे है, डॉक्टर रेड्डीज 2.5% नीचे है और लुपिन 1.5% नीचे कामकाज कर रहा है। यस बैंक कई दिनों की तेजी के बाद आज ब्रीथ लेता हुआ करीब 1.5% के आसपास गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। नंबर से पहले बजाज ऑटो करीब 1.5% नीचे है, ITC 1.25% नीचे, इंडिया बुल्स हाउसिंग और HDFC कुछ और ऐसे नाम हैं जो कि करीब 1 से 1.5% नीचे कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। मिड कैप स्मॉल कैप मोर और लेस एक फ्लैटिश नोट के साथ ही भी कामकाज कर रहा है। बहुत ज़्यादा तेजी वहाँ पर नहीं है, लेकिन मिड कैप में NMDC, एम्फेसिस, अरविंद जैसे कुछ एक नाम है जहाँ पर खरीदारी देखने को मिले। सेंचुरी टेक्सटाइल, सेल, ये कुछ और ऐसे नाम है जहाँ पर खरीदारी नहीं की। क्रॉस द बोर्ड जो बाइंग है वो देखने को मिल रही है, यानी कि चाहे फ्रंट लाइन की हो या मिड कैप में हो, मेटल स्पेस जो है वहाँ पर खरीदारी जरूर देखने को मिली है। गोदरेज कंज्यूमर का नंबर इस बीच आ गए हैं 225 करोड़ रुपए गोदरेज कंज्यूमर ने इस तिमाही के अंदर मुनाफा पोस्ट किया है। ये भी एक आंकड़ा अभी भी जो गोदरेज कंज्यूमर के संदर्भ में आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अनुमान था करीब 280 करोड़ रुपए के आसपास का, लेकिन जो मुनाफे का फिगर है वो 225 करोड़ रुपए, यानी कि मुनाफा स्लाइटली अनुमान से नीचे की तरफ आता हुआ दिखाई पड़ा है। और इंपॉर्टेंट है कंपनी के वॉल्यूम किस तरह के आते हैं, कि एक अनुमान लगाया जा रहा है कि 8% के आसपास कंपनी के जो डोमेस्टिक वॉल्यूम है वहाँ पे इजाफा आने का अनुमान लगाया जा रहा है, लेकिन उसके आसपास ये फिगर आते कि नहीं, ये काफ़ी क्रूशल रहेगा। 1 रुपये पर शेयर के आसपास का इंटरिम डिविडेंड भी गोदरेज कंज्यूमर ने इस तिमाही के अंदर दिया है। कुछ और अगर फैक्टर्स की बात करें जो कि काफ़ी क्रूशल इन नंबर्स के अंदर रहे हैं, तो कंपनी का जो रेवेन्यू है इस क्वार्टर के अंदर वो करीब 2271 करोड़ रुपए के आसपास कंपनी ने इस तिमाही के अंदर पोस्ट किया, जो कि कंसो आधार पर कंपनी के इस तिमाही के नंबर्स में आया है, जो कि रफली 2194 करोड़ रुपए से बढ़कर आया। तो रेवेन्यू फ्रंट पर करीब 2200 करोड़ रुपए के आसपास का मुनाफा है, जो कि 2194 करोड़ रुपए से बढ़कर आया है। वहीं अगर कंपनी के मुनाफे की बात करें, 225 करोड़ रुपए मुनाफा, जो कि 246 करोड़ रुपए से गिर कर है। सिक्वेंशियली और वाई दोनों ही आधार पर कंपनी के जो नंबर है उनमें थोड़ा सा प्रेशर और अनुमान से कम है, और इसीलिए शायद जो शेयर है वो दिन के निचले स्तरों के आसपास ही अब कामकाज कर रहा है। चलिए, अब हमारे साथ आज की मैनेजमेंट मौजूद है, हमारे साथ इक्विटास की मैनेजमेंट मौजूद है, उनसे हम बातचीत करेंगे, कंपनी की विस्तार चर्चा भी करेंगे। सर नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। सबसे पहले मिस्टर राघवन, सवाल जो मेरा आपसे है वो यही कि कंपनी के इस क्वार्टर के नंबर्स के अंदर स्लाइटली प्रेशर आता हुआ दिखाई पड़ा, क्या की टेक अवेज रहे इस क्वार्टर के नंबर्स के अंदर? गुड मॉर्निंग। इस क्वार्टर मेरे ख्याल से नंबर से जाने से पहले मैं इस क्वार्टर कैसे गुजरा इसके बारे में मैं थोड़ा आपको जानकारी देना चाहता हूँ। कि हमने सितंबर 2016 में बैंक में कन्वर्ट हो गए थे। कन्वर्ट होने से पहले हमारे पास माइक्रो फाइनेंस के अलावा 2 प्रोडक्ट्स ऐसे थे, हमने पिछले 4-5 साल से हम बिजनेस कर रहे थे। वो था माइक्रो लैब, विच इज माइक्रो लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी फॉर माइक्रो फाइनेंस के जो क्लाइंट्स हैं उनके लिए क्रॉस सेल थी, और दूसरी है यूज्ड कमर्शियल व्हीकल। ये दोनों मिल करके लगभग 40% की जो कंट्रीब्यूशन थी बिजनेस की। और बैंक में कन्वर्ट होने के बाद, हमने कन्वर्शन होने के बाद 4 नए प्रोडक्ट्स भी हमने लॉन्च किए हैं। वो है बिजनेस लोन, अग्री लोन, लोन अगेंस्ट गोल्ड और स्मॉल एंड मीडियम स्केल एंटरप्राइजेस के लिए हमने लॉन्च किया है। और ये प्रोडक्ट्स और बाकी के 2 प्रोडक्ट्स नॉन माइक्रो फाइनेंस प्रोडक्ट देखेंगे, पिछले क्वार्टर के पिछले क्वार्टर के तुलना में 36% की ग्रोथ उसमें लाई है। तो इसमें बहुत बड़ी अच्छी हमें ट्रैक्शन मिली है। ये अपना प्लान भी रहा है
कि हम नॉन माइक्रो फाइनेंस प्रोडक्ट पे जाकर फोकस करें और उसको हम बढ़ाएं। और माइक्रो फाइनेंस पिछले क्वार्टर में जो 48% थे वो घट करके अभी 40% हुई है, वो भी अपनी प्लान के तरह ही है, और डीग्रोथ हुई है 14% की जी। और मार्च एंड तक हम देखेंगे कि माइक्रो फाइनेंस लगभग 30% के आसपास कंट्रीब्यूशन करेंगे। ये सभी प्रकार से इट इज एज पर द प्लान। और नॉन माइक्रो फाइनेंस के जो प्रोडक्ट्स हैं उनके अगर जीएनपीए देखेंगे तो बहुत स्टेबल हैं पिछले 3 क्वार्टर्स में, मतलब इन टर्म्स ऑफ सोचे समझे बिजनेस है। और माइक्रो फाइनेंस में आपको मालूम है पोस्ट डिमोनेटाइजेशन के बाद स्ट्रेस हुई है, उसके और लास्ट 2 क्वार्टर्स पे देखेंगे तो इस क्वार्टर्स में थोड़ा स्टेबिलिटी आई है डेलिक्वेंसी में, मतलब पहले के तुलना में जो जोर से डेलिक्वेंसी ऊपर जा रही थी उसमें अभी टेपल हुआ है, क्योंकि पोस्ट डिमोनेटाइजेशन इम्पैक्ट बहुत सारे जगह अभी प्लेटू हुई है। और इसके चलते हुए आप अगर देखेंगे तो यहां से अभी कस्टमर्स को हम कांटेक्ट करेंगे और वहां से स्टेबलाइज होने की, रिकवरी में थोड़ा इंप्रूवमेंट होने की संभावना है। लगभग 25% क्लाइंट्स हमारे जो हैं वो थोड़ा स्टेबलाइज होने के प्रोसेस में हैं। और एक जानकारी मैं आपको देना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में लोन वेवियर के बाद माइक्रो फाइनेंस की जो रिपेमेंट है वो लगभग बहुत अच्छी बढ़ी हुई है जी। और महाराष्ट्र में अभी लोन वेवियर अभी अनाउंस किए हैं, तो हमें उसकी जो पॉजिटिव इम्पैक्ट जो उत्तर प्रदेश में हुई है जहां हम ऑपरेट नहीं कर रहे हैं, मेरे ख्याल से महाराष्ट्र में भी उसका अगर इम्पैक्ट आता है, क्योंकि कस्टमर्स को पता चल जाता है कि माइक्रो फाइनेंस वेवियर नहीं होगा, ओनली अग्री वेवियर है, इससे थोड़ा बहुत बिहेवियर रिपेमेंट में आने की संभावना है। सो अगले 1-2 क्वार्टर में हमें पता चलेगा कि उसके इम्पैक्ट हमारे लिए क्या पॉजिटिव मिलेगा। ओके सर, पूरा भी तरह से प्लान प्रकार है। हाँ जी जी मिस्टर राघवन, क्योंकि हम आपकी ये टैग लाइन भी है कि इट्स फन बैंकिंग, सो हाउ फनी बैंकिंग इज आर दीज डेज, कितना फन है बैंक को ऑपरेट करना या बैंकिंग सेक्टर में ऑपरेट करना अभी के सिनेरियो को देखते हुए, जिस तरह की एनपी सिचुएशंस हैं, एनआईएम्स है, रेट का सिनेरियो है, इन चीज़ों को देखते हुए कितना इजीली ऑपरेट करना है या फिर कितना फन बैंकिंग रह गया अभी? मेरे ख्याल से फन बैंकिंग किसके लिए है वो इम्पोर्टेंट है। अगर आप 2020 मैच देखेंगे तो 20 ओवर मैच में एकदम लगातार प्लेयर्स तो बहुत टेंशन में रहेंगे, उनके लिए कोई फन नहीं है। जब लोग आते हैं देखने के लिए उनके लिए वो फन है, तो उसके मुताबिक जो सीरियसनेस है वो बिजनेस ऑपरेशंस में तो सीरियसनेस रहेगी, मगर कस्टमर हमें जब कांटेक्ट करेंगे, वो इंटरफेस करेंगे, वो थोड़ा फन बैंकिंग जैसा होना चाहिए। वो हमारे ख्याल से आप देखेंगे हमारे जो इंटरनेट बैंकिंग है उसकी स्क्रीन अलग होती है, उनमें थोड़ा गेम्स जैसी होती है, और आप एटीएम जाएंगे वहां भी थोड़ा गेम जैसा होती है, हमारे यूनिफॉर्म्स अलग रहेंगे, और बैंक के एनवायरनमेंट जो आप देखेंगे वो भी मेरे ख्याल से वो नॉर्मल बैंकिंग के बिना एक कलरफुल रहेगा, ताकि एक पॉजिटिव वाइब बने और एक फन बैंकिंग बने। और ये फन बैंकिंग के कॉन्सेप्ट जारी रहेगी, ऐसा नहीं है कि यही फन बैंकिंग है, जैसे जैसे हमारे न्यू आइडियाज आते जाएंगे और थोड़ा फन उसको ऐड करते जाएंगे। कॉस्ट ऑफ फंड्स के मुताबिक आप जो बता रहे हैं, आप अगर देखेंगे तो कॉस्ट ऑफ फंड्स अभी 9.1% पे आया है। इंक्रीमेंटल कॉस्ट जो हुआ है ये तो क्यूमुलेटिव है, इंक्रीमेंटल कॉस्ट लगभग 6.5% की है, और हमारे डिपॉजिट जो है 2200 करोड़ का आंकड़ा पार कर चुकी है, और पिछले क्वार्टर के तुलना में आप अगर देखेंगे तो कासा जो 330 करोड़ की थी अब 580 करोड़ की हुई है, लगभग 75% की ग्रोथ है उसमें। तो प्रोडक्टिविटी ब्रांचेस में बढ़ रही है, तो आगे कल्चर के क्वार्टर बाय क्वार्टर एक कॉस्ट ऑफ फंड्स नीचे आने का संभावना है, वो जो ट्रेंड है वो ट्रेंड जारी रहेगी। ओके राघवन, अगर नंबर्स को देखें तो जो एनपीए की सिचुएशन है उसमें लगातार क्वार्टर बाय क्वार्टर एक इजाफा ही देखने को मिला है, पिछले 3 क्वार्टर से एटलीस्ट हम कह सकते हैं। तो ये मान के चल सकते हैं कि ये सिचुएशन जो अब तक बुरी रही नोटबंदी के बाद से वो शायद बॉटम बना चुकी है, या फिर जो बुरा दौर है वो अब कंपनी देख चुकी है, यहाँ से भी इम्प्रूवमेंट ही आएगा गोइंग फॉरवर्ड, और यहाँ से बहुत ज़्यादा एनपीए अब नहीं बढ़ने की उम्मीद है? देखिए, आपको इसको 2 प्रकार पे देखना चाहिए। एक है माइक्रो फाइनेंस की जो एनपीए है, और दूसरा हमारी जो नॉन एमएफआई की जो एनपीए है, दोनों को तुलना में देखेंगे तो नॉन एमएफआई एनपीए वो लगातार स्टेबल है, लगभग तो 4.5 के आसपास है। ये जो ग्रोथ हुई है माइक्रो फाइनेंस, इजाफा हुई है इन टर्म्स ऑफ एनपीए में, वो हुआ है माइक्रो फाइनेंस। वो कारण तो हम सब जान चुके हैं उसके बारे में।
और ये इन टर्म्स ऑफ एनपीए जो आज तक 121 करोड़ है उसकी प्रोविजन तो जारी रहेगी। ये पॉजिटिव मूवमेंट्स थोड़ा बहुत मार्केट में दिख रहे हैं, जैसे मैंने आपको पिछले आपको बता रहा था कि जो इम्पैक्ट उत्तर प्रदेश में हमें रिकवरी में मिला है वो हो सकता है जहां हम ऑपरेट नहीं कर रहे हैं महाराष्ट्र में हो सकता है रिकवरी मिलेंगे। और बहुत सारे क्लाइंट्स अभी जान चुके हैं कि ये डिमोनेटाइजेशन के बाद जो वीवीआर की अफवाह चली हुई थी और रूमर्स चली थी वो सही नहीं है और उनको वापस देना पड़ेगा, तो ये स्टेबलाइज हो रही है। और एसोसिएशन के द्वारा बहुत सारे लोग भी इसके बारे में जानकारी दे रहे हैं और कम्युनिकेशन भी दे रहे हैं। पहले जैसी स्थिति नहीं रही जहां कस्टमर के पास हम जा भी नहीं सकते थे, पहले 3-4 महीने में जा भी नहीं सकते थे। अभी एटलीस्ट कस्टमर्स के पास जा रहे हैं। जो लोकल एलिमेंट्स डिस्टर्बेंस कर रहे थे इससे पहले वो अभी शांत हुआ है। महाराष्ट्र में छुटपुट वहां हो रहा है, मगर बाकी राज्यों में वो जो इंटरफियरेंस थी वो थोड़ा अभी स्तब्ध हुआ है। तो इसके चलते हम फिर वापस कस्टमर के पास जा सकते हैं और उनको कन्विंस कर सकते हैं, फाइनेंशियल लिटरेसी कर सकते हैं, तो स्टेबल हो सकती है, ये हमारी आशा है। और नेक्स्ट क्वार्टर एक बताएगा कि एक फैसले पे पहुंचेगा कि कैसा है। ओके सर, कलेक्शंस को लेकर कोई क्या कंसर्न एज ऑफ नाउ कंपनी फेस कर रही है किसी पर्टिकुलर ज्योग्राफीज को लेकर, और कैसा कलेक्शन ट्रेंड रहा है? आपने भी थोड़ी पहले बात की लोन वेवर की भी, तो क्या जिन राज्यों में आपने कहा ना महाराष्ट्र में कुछ इंप्रूवमेंट आ रहा है, तो क्या जिन राज्यों में लोन वेवर हुआ है वहां पे एक्सपोजर था और जहां नहीं हुआ है वहां पे कोई फेरबदल हुआ है? देखिए, मैं जैसे आपको पहले भी करा था कि उत्तर प्रदेश में लोन वेवर हुई है, मगर हम वहाँ ऑपरेशंस हमारी नहीं है। मगर हमारे जो कलीग्स हैं दूसरे माइक्रो फाइनेंस के जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनसे लगातार हमारे इंफॉर्मेशन ये आई है और फिगर्स पे भी रिफ्लेक्ट कर रहे हैं कि वहाँ इंप्रूवमेंट बढ़ी है। ये कोरिलेशन है, ये हमको टेस्ट करना पड़ेगा कि क्या मध्य प्रदेश महाराष्ट्र में भी ये ऐसा हो सकता है। हम आशा करेंगे कि वो इस तरह की पॉजिटिव इम्पैक्ट वहीं भी रहेगी। और 2 राज्य महाराष्ट्र के अलावा जो इम्पैक्ट हुए हैं वो है मध्य प्रदेश और कर्नाटका। यहाँ आप ये देखें तो इन टर्म्स ऑफ जो लगातार जो डेलिक्वेंसी बढ़ रही थी उसमें एक रुकावट आई हुई है, वो कह सकते हैं। ये चलते हुए हमें एक विश्वास रखता है कि भैया अभी मतलब फर्दर डेलिक्वेंसी बंद हुई है तो थोड़ा बहुत तो रिकवरी, अब गाड़ी पीछे मतलब बेसिकली रिकवरी की ओर बनने की संभावना ज्यादा है। ओके मिस्टर राघवन, एनआईएम्स की सिचुएशन देखें तो करीब 10.5% से टूटते हुए 9.1% के आसपास आ गए हैं पिछले 3 क्वार्टर्स के अंदर। यहाँ पर भी जो श्रिंकेज है इट इज़ बिकॉज ऑफ कंपटीशन या फिर जो ओवरऑल सिनेरियो है वही कुछ इस तरह का है कि ये मार्जिन्स पे ही कंफर्टेबल है कंपनी? देखिए, आपको जैसे मैं बता रहा था कि पिछले जब एनबीएफसी थे, जब बैंक थे, हमारे प्रोडक्ट्स ऑफरिंग सभी बहुत ज्यादा हैं। 4-5 प्रोडक्ट्स हमने ऐड किया है। सभी प्रोडक्ट्स को हम माइक्रो फाइनेंस की कंट्रीब्यूशन से हम तुलना नहीं कर सकते, क्योंकि हम जैसे स्तर बढ़ती है तो उसके मुताबिक हमारे यील्ड्स थोड़े कम होंगे, क्योंकि वहाँ कंपटीशन नहीं है मगर टिकट साइज बढ़ेगी। हम जो ऑपरेट करते हैं वो लगभग 5 से 15 लाख का जो सेगमेंट है वहाँ भी बहुत सारे अपॉर्चुनिटी है। पेनिट्रेशन लगभग 5% ही है व्हेन कंपेयर टू द टोटल मार्केट। तो यहाँ जो इनफॉर्मल इकोनॉमी होती है, जहाँ ट्रैक्शन ऑफ कैश ट्रेल नहीं मिलता है, आपको कोई अकाउंट्स मेंटेन नहीं होता है, जो यहाँ हमारे जो एक्सपीरियंस है पिछले 4-5 साल में हमने गेन किया है कि हमारी जो एक्सपर्टीज है असेस करने में, जो कैश इनकम है उनको असेस करके हम अभी माइक्रो लैब में हमने प्रोडक्ट्स लाए थे, इसको हम अभी 5 से 15 लाख तक लेके जा रहे हैं। तो वहां तो आपको माइक्रो फाइनेंस की तुलना में यील्ड थोड़ा कम होगा। जैसे आपके ट्रांजिशन होगी माइक्रो फाइनेंस से नॉन माइक्रो फाइनेंस प्रोडक्ट से, वहां आपकी जो यील्ड है इस तरह उस लेवल पे नहीं रहेगा। एक कंपटीशन के चलते नहीं है, क्योंकि टिकट साइजेस भी ज्यादा होंगे तो उस तरह के इंटरेस्ट रेट हम चार्ज नहीं कर सकते। और बाकी आप देखेंगे तो लगातार कॉस्ट ऑफ फंड्स में गिरावट आ रही है। वो आगे चल के जैसे कॉस्ट ऑफ फंड्स गिरावट आ रही है उस पर हमारे पास इंटरेस्ट रेट भी रीसेट करनी पड़ेगी, उसके मुताबिक हमको यील्ड भी थोड़ा कम होने के चांसेस। ओके सर, पहले के कंपैरिजन में मैं नॉर्थ इंडिया की पर्टिकुलरली बात कर रहा हूँ। हम जो ब्रांचेस हैं आपकी देख पा रहे हैं, एक स्ट्रॉन्ग एक्सपेंशन आपका विजिबल है आज की डेट में।
तो पहले तो एक इसी से रिलेटेड सवाल है कि ये जो नए ब्रांचेस खुले हैं, ये जो नए आपने ऑपरेशन शुरू किए हैं, किस तरह का इनका रिस्पांस आ रहा है? और दूसरा, जो एक बड़ा इवेंट आपके सेक्टर में हुआ वो था नोटबंदी, किस हद तक उससे सिचुएशंस बेटर ऑफ हो गई हैं? क्या मान के चलें कि पूरा जो इम्पैक्ट था वो अब खत्म हो चुका है उसका? देखिए, नोटबंदी का तो इम्पैक्ट मैं बताऊंगा, डेफिनेटली वो थोड़ा ऑलमोस्ट ऑल ना के बराबर है अभी इम्पैक्ट, और ऑलमोस्ट उसका पूरा बजट हो चुकी है। और इन टर्म्स ऑफ बैंक के परफॉर्मेंस एंड प्रोडक्टिविटी, अगर उत्तर भारत और पश्चिम भारत और दक्षिण भारत में दोनों तरफ देखेंगे तो प्रोडक्टिविटी लगभग सभी जगह अच्छी प्रोडक्टिविटी हमें मिल रही है, और हमारी स्केल अप भी अच्छी तरह से हो रही है। प्रोडक्टिविटी सभी जगह से मिल रही है, खास करके नॉर्थ इंडिया में भी बेहतर प्रोडक्टिविटी है हमारी। जी। एक चीज़ क्रूशियल सर ये भी है कि जो मानसून है वो भी इस बार काफ़ी साउंड है, और ये लगातार दूसरा साल है कि मानसून के नंबर्स अच्छे हैं आपके लिए भी, क्योंकि अलग अलग तरीके से एनबीएफसीज को इसका इम्पैक्ट आता है, चाहे वो पेमेंट के लिहाज से भी बोल दें या फिर डिमांड के लिहाज से भी बोल दें। कैसे देख रहे हैं आप इसे, और कुछ रिवाइवल या कुछ अपटिक्स एटलीस्ट डिमांड साइड पे आपने देखे हैं इसके बाद? हमारे जो इकोनॉमी है डेफिनेटली मानसून पे डिपेंडेंट है। अगर पोर्टफोलियो आप अगर देखेंगे वो कंप्लीटली अग्री से जुड़ी हुई है नहीं, तो इसलिए हमारे ऊपर जो मानसून का इम्पैक्ट है उतना हमारे लिए इम्पैक्ट नेदर पॉजिटिव और नेगेटिव हम कह सकते हैं। अगर हमारी जो लोन पोर्टफोलियो है वो अग्री बेस्ड पोर्टफोलियो एक सब्सटैंशियल लेवल पे जब बनेगी तब इसकी पॉजिटिव और इम्पैक्ट नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकती है, क्योंकि हमारी एक्सपोजर आज एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत कम है। अगर है भी है वो माइक्रो फाइनेंस में है, वो इतना फर्क पड़ता नहीं है मानसून से, क्योंकि सब स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर होते हैं 3 से 4 एकड़, तो उनके सस्टेनेंस लेवल पे होती है उसका इम्पैक्ट होता है, क्योंकि उनके पास फैमिली में दूसरी बाकी के इनकम भी रहते हैं, बिकॉज ये मार्जिनल एंड स्मॉल फार्मर्स आर नॉट कंप्लीटली डिपेंडेंट अपॉन एग्रीकल्चर। इसलिए हम जिस सेगमेंट में हम ऑपरेट कर रहे हैं उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट इमीडिएटली या नेगेटिव इम्पैक्ट हमारे ऊपर उतनी नहीं होती है जितना जो अग्री में डिपेंडेंट डिस्बर्समेंट्स होती हैं। सर, आपके 2 प्रोमिनेंट सेगमेंट कमर्शियल व्हीकल और एग्री, किस तरह की परफॉर्मेंस यहाँ से आई है? आर अश्विन जैसे बड़े स्टार्स को आपने रोपन कर रखा है, कितना बेनिफिट, कितना एसोसिएशन से मिलता है कंपनी को? देखिए, हमारा व्हीकल फाइनेंस में आप अगर देखेंगे हम लगभग ऑलमोस्ट ऑल सेकंड प्लेयर, इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं मार्केट में, तो अश्विन ब्रांड एम्बेसडर का पॉजिटिव इम्पैक्ट मिलेगा ही मिलेगा। मगर हमारे जो रीच है उसका भी हम एस्टैब्लिश्ड प्लेयर हैं, क्योंकि पिछले 5-7 साल से यूज्ड कमर्शियल व्हीकल हम कर रहे हैं। इसका इम्पैक्ट जरूर इस तरह से मिलेगा जो जी। चलिए, शायद संपर्क टूट गया है सर, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया सर अपना समय हमें देने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए। इस बीच एक सिद्धार्थ पुरोहित हमारे साथ मौजूद भी है। सिद्धार्थ, अभी हम बातचीत करते हैं इक्विटास को लेकर, आपका क्या व्यू है इस कंपनी पर? थोड़ा नंबर जरूर प्रेशर में इस्तेमाल में दिखे, लेकिन मैनेजमेंट काफी बुलिश है कंपनी को लेकर। जी, आप अगर देखेंगे तो ये क्वार्टर का नंबर सेकंड इक्विटास का थोड़ा डिसअपॉइंटिंग ही रहा है। कारण ये है कि एक तो बिजनेस ग्रोथ जो है आपका आईयूएम ग्रोथ साइड पे थोड़ा एक मॉडरेट ही रहा है, अराउंड 7% ग्रोथ। बट प्रॉब्लम जहाँ पे मेनली आया है कि माइक्रो फाइनेंस बिजनेस में काफी हद तक प्रोविजनिंग रिक्वायरमेंट बढ़ गया, जो कि एक्चुअली एक्सपेक्टेड लाइन में था काफी हद तक। आई टेल यू कि जो महाराष्ट्र एंड कुछ स्टेट्स में थोड़ा बहुत क्रेडिट डिसिप्लिन का इम्पैक्ट हुआ है एग्री रिलेटेड, और उसी की वजह से जो माइक्रो फाइनेंस पोर्टफोलियो में एक स्ट्रेस दिखा है और जीएनपी काफी हद तक बढ़ा हुआ है। तो ये हो सकता है कि शायद एक टेम्परेरी फेज हो, बट अच्छा चीज ये है कि इक्विटास में के जो कंपनी का जो एक डायरेक्शन है, ग्रेजुअली वो लोग माइक्रो फाइनेंस बिजनेस को रिड्यूस कर रहे हैं और बाकी बिजनेस में थोड़ा एक्सपेंड कर रहे हैं। तो डायरेक्शनली पॉजिटिव है और मैनेजमेंट भी काफी कॉन्फिडेंट है, बट मेरे हिसाब से एक नियर टर्म में शायद एक ये स्टॉक कंसोलिडेट हो सकता है बिफोर मूविंग अप। तो जो लॉन्ग इन्वेस्टर्स हैं वो रह सकते हैं, इसमें बने रह सकते हैं, बट मुझे लगता है कि नियर टर्म में शायद स्टॉक एक प्रेशर में रह सकता है। ओके सिद्धार्थ, एक दूसरी भी खबर अभी अभी आई है जहां पर एसबीआई ने 2 टियर सेविंग जो ब्याज दरें हैं वो शुरू की हैं। इसमें 1 करोड़ से ऊपर और 1 करोड़ से नीचे के लिए 2 अलग अलग रेट्स दिए हैं, 4% से 3.5% के आसपास। एसबीआई में रिएक्शन भी है, करीब 1.5% ऊपर आ चुके हैं एसबीआई। इस तरह की स्कीम पर आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? 1 करोड़ से तक की रकम पर 3.5% का दर और 1 करोड़ से ज़्यादा की स्कीम के ऊपर 4% का दर, आप क्या कहना चाहेंगे इस खबर पर?
जी, इससे डिटेल्स बिना देखे थोड़ा बोलना मुश्किल होगा कि ओके। क्या स्कीम है। ओके, एक मिनट आप सिद्धार्थ हमेशा बने रहिएगा, मेरे सहयोगी मौजूद हैं, वो पूरी खबर लेकर भी आए हैं। पूजा, क्या है पूरी डिटेल? ये जो खबर आई है, ये 2 टियर सेविंग जो रेट है, इसका मतलब ये हुआ कि 1 करोड़ से ऊपर की जितने भी डिपॉजिट हैं उस पर अब 4% रहेगा, और 1 करोड़ से कम के सेविंग पर 3.5% पर एनम का रेट कर दिया है। तो ये 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है फिलहाल ये रेट को। और बैंक की तरफ से जो कमेंट आ रहे हैं, उनका कहना है कि अपने जो मार्जिन्स हैं और कासा रेशियो है उसको मेंटेन करने के लिए इस तरह के कदम लिए गए, क्योंकि मार्जिन पर काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट हो रहा था। इस वजह से सेविंग दरों को घटाया गया है। इनका कहना है कि 1 जनवरी 2017 के बाद से जो इनका कासा आउटफ्लो है वो भी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिला, इस वजह से ये दरें घटाई गई हैं। और इसके बाद देखिए स्टॉक में भी एक रिएक्शन देखने को मिल रहा है, करीब 1.5% की मजबूती स्टॉक में देखने को मिली है। और बैंक की तरफ से ये कमेंट आ रहे हैं कि मार्जिन को थोड़ा और मजबूत करने के लिए इस तरह के कदम उठाए गए हैं। तो सिद्धार्थ से ये रिएक्शन लेना होगा कि इस कदम के बाद आप किस तरह से देख रहे हैं आगे जाके बैंक के जो मार्जिन हैं उस पर किस तरह का इम्पैक्ट देखने को। सिद्धार्थ, MCLR को मेंटेन रखने के लिए SBI की तरफ से कदम उठाया गया है, आप इसमें कुछ अब ऐड करना चाहेंगे? एक्चुअली ये बहुत ही अर्ली होगा कि बोलना कि ये इसके वजह से खाली मार्जिन इम्प्रूवमेंट होगा या नहीं। आज जी जो स्टेट बैंक और जो PSU बैंक का मेन मुद्दा है वहाँ पे एसेट क्वालिटी का है, और उसके रिवर्सल की वजह से अगर आपका इंटरेस्ट इनकम अगर मान लो आउटफ्लो होता है, उससे ज्यादा मेरे हिसाब से आपका निम्स वगैरह इम्पैक्ट होता है रेदर देन ऑल दिस लाइक मेजर्स। हालांकि इसमें से आपका निम्स इम्प्रूवमेंट और इसका पॉसिबिलिटी हो सकता है, बट ये बहुत ही अर्ली होगा बोलना मेरे लिए शायद। ओके, पूजा, आप कुछ पूछना चाहेंगे सिद्धार्थ से? नहीं, मेरा भी सवाल इसी तरह था कि अगर ये जो फर्स्ट अभी हमारे पास खबर आई, यूजुअली जो रेट्स होती हैं वो 4% के आसपास होती हैं, तो इस तरह के जो कदम उठाए गए इससे मार्जिन पर कैसा इम्पैक्ट पड़ेगा। लेकिन सिद्धार्थ ने आंसर दे दिया है कि अभी जो फिलहाल कंसर्न है बैंक के सामने वो NPA है, कैपिटल इन्फ्यूजन जैसी समस्या ज़्यादा बड़ी है। तो अभी इमीडिएट समझना होगा अभी हमें भी कि किस तरह का फ़ायदा इस कदम के बाद SBI को देखने को मिलेगा। सिद्धार्थ, एक सवाल ये है कि क्योंकि पूरे PSU बैंकिंग स्पेस में एक बाइंग आई है SBI के इस मूव के बाद, कितनी ज़रूरत अभी फिलहाल बैंकिंग सिस्टम में इस तरह की मूव की थी? किस तरह कि ऐसे अगर रेट्स को टिंकरिंग की जाए तो शायद उनके MCLR के अंदर इम्प्रूवमेंट आए, क्या कोई ऐसी ज़रूरत थी जो SBI ने कदम उठा और पूरा बैंकिंग इस पर रिएक्ट कर रहा है? जी, जैसे मैं आपको बता रहा था, बैंकिंग सिस्टम में लिक्विडिटी का ऑलरेडी एक इनफ्लो था, बट बैंकिंग सिस्टम आई टेल यू जो मेन प्रॉब्लम है आज की डेट में, क्रेडिट ऑफटेक नहीं हो रहा है। पहली बात ये है, ये सिस्टम वाइड ग्रोथ जो है ये काफी हद तक स्लो है। ऑलमोस्ट आई थिंक अगर 2 महीने का आप नंबर देखेंगे तो अराउंड 6% है, और ऑन टॉप ऑफ दैट एसेट क्वालिटी का काफी प्रेशर अभी तक है। तो ये दोनों जब तक सॉल्व नहीं होता है, मेरे हिसाब से बाकी जो छोटे मेजर्स हैं वो आपका प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूवमेंट के लिए शायद सफिशिएंट नहीं होगा। और एक जब सबसे बड़ा इशू है कि कैपिटल जब तक उनके पास अवेलेबिलिटी नहीं रहेगा, मेरे हिसाब से ये जो मेजर्स हैं ये टेम्परेरी हो सकते हैं, बट मेरे हिसाब से ये बड़े इश्यूज पहले रिजॉल्व करना चाहिए, जैसे लार्ज अकाउंट का रिजोल्यूशन है या तो MPS का। उसके बाद शायद एक अर्निंग्स मोमेंटम शायद एक आपका लंबे समय के लिए एक प्रोजेक्ट किया जा सकता है। बट ये बाकी जो मेजर्स आई थिंक हो सकता है कि पॉजिटिवली मार्केट उसको पॉजिटिवली ले ले, बट अर्निंग्स में कितना हद तक इसका इम्प्रूवमेंट में योगदान रहेगा ये देखना मतलब जरूरी है। ओके, सिद्धार्थ, आपसे एक सवाल और मैं लूंगा बैंकिंग को ही लेकर, लेकिन एक अपडेट दे दूं कि SBI में अभी भी एक 2 लाख शेयरों का सौदा भी हुआ है, एक ब्लॉक डील हुई है, इसके बाद शेयर 2.5% ऊपर आ चुका है, डे हाई पर है। रादर अब बाजार का जो नेक्स्ट मूव है वो अब SBI की तरफ से ही आ रहा है, 2.5% के आसपास की बढ़त देखने को मिल रही है। सिद्धार्थ, आपने अब तक जो बैंकिंग के नंबर्स आए, इसमें देना बैंक जैसे बैंकों के नंबर आए, केनरा बैंक के नंबर आए, इन नंबर्स को भी देखा है, और जो इक्विटास जैसी कंपनियों के नंबर्स भी आए हैं, NBFC स्पेस के नंबर्स भी देखे हैं। कोई ऐसी चीज़ नोटिस की है आपने जो कंसर्न दिख रही है दोनों ही स्पेस के लिए या एटलीस्ट PSU बैंकिंग के लिए? जी, PSU बैंक्स में एसेट क्वालिटी में ये क्वार्टर में भी कोई सुधार नहीं आया है, रेदर काफी केसेस में थोड़ा डिटेरियोरेशन भी दिखा है। और जो कि थोड़ा एक्सपेक्टेड था कि जैसे फार्म लोन वेवर का एक थोड़ा इम्पैक्ट हुआ होगा शायद काफी केसेस में, जो कि हमने ये क्वार्टर में प्राइवेट बैंक्स में भी देखा है। जैसे प्राइवेट बैंक नॉर्मली काफी हद तक इंसुलेटेड रहते हैं ये फार्म क्रेडिट से, बट उनको भी इम्पैक्ट हुआ है। तो मेरे अंदाजे में PSU बैंक का एसेट क्वालिटी में अभी ये क्वार्टर तो प्रेशर है, और आगे आने वाले 1-2 क्वार्टर में भी
काफी हद तक रह सकता है, बिकॉज Okay. जो लार्ज अकाउंट्स हैं, जो 12 अकाउंट्स जो आईसीबी में गए हैं वो भी हैं, और इन एडिशन टू दैट काफी सारे लार्ज अकाउंट्स आने वाले हैं रेजोल्यूशन के लिए। Okay. तो एसेट क्वालिटी जीएनपी का तो इशू रहेगा। ऑन टॉप ऑफ दैट प्रोविजनिंग रिक्वायरमेंट काफी हद तक अभी एक आपका इम्पेक्ट करेगा बॉटम लाइन में। ओके चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सिद्धार्थ अपना समय देने के लिए और सभी खबरों में बातचीत करने के लिए। बाजार इस बीच दिन के ऊपरी स्तरों के करीब ही अब पहुंच चुका है। जो तेजी है वो अभी अभी बैंकिंग स्पेस में आई और ये मार्केट्स को डे हाई के आसपास ले आई। पूजा, कुछ और अपडेट्स आपके पास हैं, कुछ और चीज़ आप बताना चाहेंगी? नहीं, वैसे मैं सिद्धार्थ से सवाल पूछना चाह रही थी, लेकिन अभी ये जो रिएक्शन अभी आया है अचानक से एसबीआई में, एक बेसिक कैलकुलेशन जो मुझे समझ में आ रहा है वो शायद इस वजह से होगा क्योंकि पिछले काफ़ी समय से ये जो जितने भी पीएसयू बैंक हैं इनके एनआईआई फ्रंट पर काफ़ी स्लो ग्रोथ देखने को मिल रही थी, और एक सीधा सीधा बेसिक कैलकुलेशन जो मुझे समझ में आ रहा है, ये जो रेट कट किया है इससे इनके इंटरेस्ट एक्सपेंसेस में कमी होगा और शायद उसका असर आगे चलकर एनआईआई फ्रंट पर देखने को मिल सकता है। इसी वजह से हम देख रहे हैं कि इसी वजह से एसबीआई में एक शार्प सर्ज देखने को मिला और पीछे पीछे देखिए सभी पीएसयू बैंकों में एक अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। हो सकता है कि आने वाले समय में इन बैंकों की तरफ से भी इस तरह के कुछ कदम देखने को मिले। तो ये सवाल था मेरा सिद्धार्थ से, बट ऑफलाइन हम बात कर सकते हैं। इनफैक्ट पूजा, इसमें एक चीज़ और ऐड की जा सकती है कि अगर एनआईआई फ्रंट पे थोड़ा सा रिलीफ आएगा तो दूसरे एंड पे एनआईएम्स फ्रंट पे भी थोड़ा सा रिलीफ आएगा, क्योंकि इन्होंने 1 करोड़ से नीचे के डिपॉजिट्स पे ज़्यादा रिडक्शन किया है और एसबीआई के बेस के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो उनके पास ज़्यादा जो बैंक्स हैं, जो ज़्यादा अकाउंट्स हैं वो 1 करोड़ से नीचे के ही हैं। तो इसीलिए उनकी जो मार्जिन रिलीफ है वो लोअर एंड के जितने भी उनके बैंक्स हैं उनके ऊपर ज़्यादा आएगा। यानी कि यहाँ पर हर उस बैंक में जिसका सेविंग पार्ट ज़्यादा है, करंट अकाउंट कम है, उनको बड़ा रिलीफ आएगा इन कंपैरिजन टू उन बैंक से जिनका करंट अकाउंट ज़्यादा है और सेविंग अकाउंट कम है। फिलहाल इस पर हम आगे आपसे बातचीत करते रहेंगे और भी और डिटेल भी लेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए एसबीआई दिन के ऊपरी स्तरों पर है और बाजार भी दिन के ऊपरी स्तरों पर पहुंच चुका है।